भाई इनकी आत्मा को भी अशुद्ध करके मानेंगे। जो मर गया वो मर गया, मरों पे मुर्दों पे क्या राजनीति कर रहे हो। औरंगजेब कैसा था, बाबर कैसा था, हुमायूं कैसा था, बहादुर शाह जफर कैसा था, जैसा था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन अब तो ये बात करो कि बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को कहाँ कहाँ लागू किया गया, कहाँ कहाँ जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो दलित शोषित और वंचित समाज है, वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा है, सरकार की सुविधाओं का उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस पे बात कीजिए आप, ना कि औरंगजेब की कब्र खोद के देख लो साहब उसमें क्या मिलेगा। ये बड़ा सुनियोजित तरीके से हो रहा है। जो महाराष्ट्र की घटना है ये पहले से प्लानिंग है, और इस बात को खुद महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है। तो इसमें उद्धव ठाकरे जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अगर ये पहले से प्लानिंग थी, तयशुदा था, सुनियोजित था, तो सरकार का फेल्योर है, सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी नाकामी है कि आपको मालूम होते हुए भी कि इस तरह की एक सांप्रदायिक घटना या घटने वाली है और आपकी जांच एजेंसियां आपको समय पे इनपुट नहीं दे पाई। और अगर मान लीजिए इनपुट दिया है, इसमें एक बात और भी आ रही है, ये कह रहे हैं कि पुलिस को जानकारी होने के बाद भी जो पुलिस की पुलिसिया कार्यवाही है उसमें बड़ी सुस्ती रही है। तो ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्या शासन और प्रशासन दोनों की मिलीभगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और इस तरह की घटना अंजाम देने के पीछे मकसद क्या है। तो मकसद पे जाएंगे तो मकसद साफ है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कराना है, और जो ये षड्यंत्र रचा गया है उसके पीछे वजह भी एक साफ नज़र आ रही है। वजह ये है कि बीजेपी के जो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो कुंभ का मुद्दा हो, इसके अलावा चाहे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के तमाम मॉडल दिए हैं, तो वो सारे मॉडल फेल हो गए। कुंभ को जो इन्होंने हाइप दिया था वो पूरा फेल हो गया, उस पर जनता ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो अब इनके पास हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, औरंगजेब निकल के आ गया है। इसके अलावा वो वक्फ बोर्ड का भी ये मसला लेके निकाल रहे हैं। अब सुनने में और आ रहा है कि इसके बाद अब ये गाजी पे और अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं जी अभी वो गाजी का जिन्न और निकल के आएगा। कल से वो मीडिया में उसकी भी सुगबुगाहट हो गई है। कह रहे हैं ये प्लानिंग के साथ हुआ है, जो हुआ है नागपुर में हिंसा हुई। तो प्लानिंग तो सरकार को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। एक बात बताइए, गडकरी जी नागपुर से आते हैं, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, बाबा साहब की जो धरती है वो नागपुर रही है। तो संविधान की ऐसी धरती जहां पर आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यालय है और आरएसएस खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, और वहां इस तरह की जो घटना हो रही है तो वो किस तरफ इशारा कर रही है। इशारा बिल्कुल साफ है, जो मुझे समझ में आ रहा है, इशारा है कि सरकार की मिली भगत से ही ये दुर्घटना और इतना बड़ा जो मामला हुआ है, इसमें सरकार की मिली भगत साफ तौर पे नज़र आ रही है। इसमें आप देखिए तो एक और वजह निकल के आएगी। क्या वजह निकल के ये आ रही है कि रोजगार की बात करी जाए, पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री से तो फेल। अगर महंगाई पे लगाम की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री जी फेल। अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की तो प्रधानमंत्री जी फेल। जब सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री फेल हैं, संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय क्या करवा रहे हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। औरंगजेब की कब्र खोद कर क्या मिलेगा ये बताइए? क्या कोई औरंगजेब का अस्तित्व है देश में? अब देखो ना कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अमेरिका देखिए कौन कौन सी रिसर्च टेक्नोलॉजी कर रहा है। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अमेरिका में जो स्पेस, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करके आई हैं, और हम लोग नीचे जा रहे हैं, ज़मीन के नीचे। दुनिया ऊपर जा रही है, अलग अलग ग्रहों की बात हो रही है, और हम बिल्कुल घुसते जा रहे हैं कि साहब मस्जिद खोदो उसमें से मंदिर निकलेगा, औरंगजेब की कब्र खोदो उसमें से हिंदू मुस्लिम का जिन्न निकलेगा। तो इन चीज़ों से आखिर युवाओं का क्या भला होना है। युवाओं को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे दलित हैं, जो हमारे बहुजन हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, आदिवासी साथी हैं, आखिर उन्हें क्या मिल रहा है। मैं तो अपने आदिवासी साथियों से, पिछड़ों से, दलितों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारा जो युवा है वो इस तरह के सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं इनमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। आपको क्या मिलेगा?
अभी एक यहीं पे एक मैं आपको और विषय बताना चाह रहा हूँ, बड़ा गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जिलाध्यक्षों की सूची देखी होगी, अभी 2 दिन पहले सूची निकाली इन्होंने, और उसमें आप देखिए 75% जो जिलाध्यक्ष है वो सवर्ण है, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं। अब ये हमें बताइए उसमें से कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं? शायद 8 तो पिछड़े हैं और 10-12 दलित हैं जिनको इन्होंने, हाँ 6 दलित हैं, बताइए। कुल मिला के 14 लोगों को, 75 में से 14 लोगों को इन्होंने जगह दी है। यानी कि इनका हिंदुत्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनवाद तक सीमित है। तो हिंदुत्ववाद मतलब सवर्णवाद है। आप इनके जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल कतई साफ समझ लीजिए। अभी एक और मैं मुद्दा बता रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई है, उस भर्ती में देखिए ओबीसी लिस्ट निकाल के देखो, उसमें दुबे, शर्मा, तिवारी, पांडे ये सब लोग पिछड़ों में आ रहे हैं। दलितों में किसी ने हमें बताया कि कई उपाध्याय लोगों के नाम है जो दलित के उसमें आए हैं सूची में। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आखिर क्या देख रहे हैं? 6-6, 7-7 साल बाद आप नौकरियां निकाल रहे हो और नौकरियों में जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी आप सवर्णों को घुसेड़ रहे हो दलित और पिछड़ा बना के, और सवाल ना कर ले कोई तो औरंगजेब की घटना निकाल के दे देते हो। आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो। एक आज तक का पत्रकार है जिसने अभी पॉडकास्ट शुरू किया है, शुभांकर मिश्र। बताइए वो वीरांगना फूलन देवी के लिए किस तरह के अपने पॉडकास्ट में फूलन देवी जी के जो हत्यारे हैं उसको बुलाया, और वो पेड पॉडकास्ट करता है। मुझे कहने में कोई शर्म झिझक नहीं है, पेड पॉडकास्ट करता है, और जो हमारे दलित पिछड़े नायक हैं उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। शेर सिंह राणा जो एक हत्यारा था, तिहाड़ जेल से भागा हुआ था, सजा याफ्ता था, उसको हीरो बनाने की कोशिश की गई, और वो साफ तौर पे खुले मंच पे ये कह रहा है कि फूलन देवी जी का बलात्कार नहीं हुआ, फूलन देवी की हत्या करके उसने बड़ा बहादुरी का काम किया है। तो ये जब इस तरीके के जो मनवादी पत्रकार जो समाज में हैं, ये लोग जो हमारे दलित और पिछड़ों के जो नेता रहे हैं, जो महानायक रहे हैं, इनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। बराबर काम चल रहा है। एक तरफ से तो सरकार काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करा के हमारे हक खा रही है, और दूसरी तरफ जो ये मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये भी बराबर का ही रोल निभा रहा है। जो औरंगजेब वाला जो कांड हुआ है, जो नागपुर की हिंसा हुई है, इसमें जितनी कमी सरकार की है उतनी ही कमी नेशनल मीडिया की भी है। पिछले 1 महीने से आप प्राइम टाइम में देखो तो हिंदू मुस्लिम और औरंगजेब ही उनकी प्राइम टाइम में डिबेट का प्रश्न है। अगर विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता किसी और मुद्दे पे बात करता है तो एंकराइनों के पेट में दर्द होने लगता है। वो लोग ये कहते हैं नहीं जी औरंगजेब पे ही चर्चा करनी है। भैया क्यों चर्चा करनी है औरंगजेब पे? सरकार से सवाल करेंगे हम नौकरी को लेके, सरकार से हम सवाल करेंगे कि गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है, लेकिन नहीं साहब औरंगजेब पे ही चर्चा करवा लो इनसे। अब चाहे जो तमाम तरह के जो धर्मगुरु हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान जाएं, उनका हिस्सा तो मिल गया था उन्हें पहले। तो भेजो ना। 10 साल से 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। किसने रोक रखा है? मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, जहाँ भेजना है भेजो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से भेजो। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के, अच्छा इसमें हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले कौन मिलेंगे आपको? ज़्यादातर दलित और पिछड़े मिलेंगे। इन युवाओं को बरगला के इन्हें हिंदू बनाकर, इनको जो है केसरिया और भगवा ध्वज पकड़ाकर मुसलमानों से लड़वा देते हैं। और अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं? IAS की तैयारी करवा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को जो है VIP नौकरियां दिलवा रहे हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री के जरिए ये भर्तियाँ हो रही हैं। अब डायरेक्ट भर्ती भी नहीं हो रही। मोदी जी ने एक लेटरल एंट्री वाला फॉर्मूला भी ढूंढ निकाला है। वक्त संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मुसलमान कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बिल ला रही है सरकार, मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाहती है। देखिए ऐसा है, कोई भी बिल आता है तो उस बिल पे चर्चा होनी चाहिए, और कानूनी तरीके से। वक्फ बोर्ड में जो जी कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड में ये धांधलियाँ हैं, ज़मीन पे कब्जे हैं, तो ऐसे अगर देखा जाए तो 90% जो शहरी आबादी है वो कब्जे की हुई ज़मीनों पे ही है। क्योंकि पहले कोई फर्द वगैरह तो होती नहीं थी, गांव से पलायन हुआ, लोग शहर में आए, जिसे जहां जगह मिल गई वो रहने लग गया। अब ये रजिस्ट्रियां होने लग गई, क्योंकि प्राधिकरण बने, प्राधिकरण ने ज़मीन एक्वायर कर ली, रजिस्ट्रियां होने लग गई। तो अगर पुरानी बातों में जाओगे, अगर 200 साल पहले चले जाओगे, तो यहाँ जो हमारे मकान हैं, आपके मकान हैं, वो सब भी इल्लीगल निकलेंगे। तो जो चीज़ें पीछे हो चुकी हैं उन चीज़ों पे चर्चा करने के बजाय
मैं तो ये कहता हूँ कि आगे बेहतरी के लिए क्या काम हो सकता है, उस पे बात होनी चाहिए। देश को हिंदू मुस्लिम में ढकेला जा रहा है दोबारा? इसमें कोई कहने वाली बात है? हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है देश में पिछले 10 साल से, और क्या चल रहा है? सरकार के आंकड़े उखाड़ के देख लो। नेशनल टीवी पे जो डिबेट्स होती हैं 90% डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के या मुख्यमंत्री के या बीजेपी के जितने नेता हैं उनके भाषण उठा के देख लो, 70% जो भाषण हैं वो हिंदू मुस्लिम पे भाषण है। हर भाषण में आप देखिए कि धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं वो निकाल के लाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी उनसे 4 कदम आगे। जो गीतकार है मनोज मुंती सर, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है ना उसको तोड़ो मत, उसको शौचालय बना दीजिए आप। अब ये भी तो मनोज मुंतसर की एक घृणित सोच है कि एक मरा हुआ आदमी, और हमारा जो सनातन परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा ये कहती है, आपको याद होगा रामायण का एक प्रखंड कि जब रावण को भगवान राम ने बाण मार दिया था और रावण मृत शैया पे पड़ा था, तो लक्ष्मण को भेजा था और ये बोला था कि जाके रावण से ज्ञान लो कि रावण ज्ञानी था, अहंकार ने मारा। और जब लक्ष्मण उसके सर की तरफ गए तो राम ने समझाया, नहीं ये ज्ञानी पुरुष है, इसके पैर की तरफ जाओ और इससे ज्ञान लो। तो हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें दुष्ट जो राक्षस है उनको भी सम्मान दिया गया। ये बोला गया कि घृणा पाप से है, पापी से नहीं। अब जब पाप मर गया और कोई व्यक्ति मृत हो गया, अगर मर गया है और किसी व्यक्ति की अगर वहाँ पे कोई समाधि है तो उस समाधि का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारी परंपरा नहीं कहती है। लेकिन मनोज मुंतसर की जो दुकान है वो दुकान तो ठंडी पड़ी है, तो अपनी दुकान कैसे चमकाएं, तो उसके लिए भैया औरंगजेब की जो कब्र है उस कब्र को मुद्दा बना रखा है। मुगलों से, वो तो बीजेपी पार्टी में खुद है। भैया आप इतिहास उठा के देख लो, सारे के सारे बीजेपी में वही है जिनके मुगलों से रिश्ते सारे वही हैं। रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वाले कौन थे, सबको मालूम है। मान सिंह ने किसे धोखा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। जो शिवाजी हैं उनको किसने धोखा दिया था, जय सिंह ने। सारे वही लोग हैं। इतिहास उठाओगे तो ऐसे सैकड़ों लोग निकलेंगे, लेकिन इतिहास पे चर्चा करना बेहतर। से क्यों नहीं पूछती है? उनसे नहीं पूछेगी, क्योंकि जवाब लेना। नहीं, उनसे जवाब नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों की कभी बात नहीं करती है बीजेपी, हमेशा मुगलों की बात करेगी। लेकिन हमारे देश में जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जो ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किए, और उनके खिलाफ हिंदू मुसलमान दोनों ही लड़े और दोनों के योगदान बराबर रहे। आखिर ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से इनकी इतनी मोहब्बत क्यों? अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वज रहे हैं, सावरकर, गोलवलकर जैसे लोग, हेडगवार जैसे लोग, ये अंग्रेज सरकार से पेंशन लेते रहे हैं। हेडगवार ने तो 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, तब हिंदुओं को ये बोला था कि ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करो, ब्रिटिश सेना में भर्ती हो। जो ये मूवमेंट है कांग्रेस का, इसका इन्होंने अपोज किया था, और कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ मिलके इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलके चुनाव लड़ी थी, और 2 जगह इनकी सरकार भी चली थी। तो ये लोग सिर्फ, और जब मुगल काल था तब ये लोग वहाँ दरबारी थे। अब मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर एक और विवाद हो जाएगा। वो तो गंगा जमुना तहजीब थी सर। तो तहजीब अब क्यों ख़त्म कर दी साहब? क्या आपने चंद राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस तहजीब को बिल्कुल धूमिल कर दिया, ख़त्म कर दिया? ये जो बातें हो रही हैं, बीजेपी के नेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बयानबाजियां दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी जो तर्क संगत नहीं। बातें जो है बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बातें निराधार बातें हैं। जो अहम बात है वो ये है कि देश की जो हमारी देश के बहुजन हैं, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, किसान है, जो देश का नौजवान है, जो किसान देश का गरीब है, उसकी भलाई के लिए सरकार आखिर क्या काम कर रही है?